पेड़ों का झुंड नहीं है। ये एक जीता जागता, सांस लेता जीव है। इसकी जड़ें धरती में बहुत गहरी जाती हैं और इंसानों से भी पुराने राज खींचती हैं। आपको पता है, लोकल लोग इसके बारे में दबी आवाज में बात करते हैं। वो इसे एक शापित जगह कहते हैं, एक ऐसी जगह जो लोगों को पूरा निगल लेती है। 20 सालों से इस जंगल ने एक डरावना हिसाब रखा था। 17 लोग इसके घने अंधेरे में गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। न कोई लाश मिली, न कोई हड्डी, न कपड़े का एक टुकड़ा भी। ऐसा लगता था जैसे जंगल ने उन्हें दुनिया से मिटा दिया हो, सिर्फ फुसफुसाहट और चेतावनी छोड़कर उन लोगों के लिए जो सुनने की हिम्मत करते थे। कहानियां हमेशा एक जैसी थीं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती थीं। वो कहते हैं कि एक बुरी आत्मा इन जंगलों की रखवाली करती है। कुछ का दावा है कि ये एक पुराने राजा का भूत है जिसे इसी जंगल में धोखा देकर मार दिया गया था और उसका गुस्सा अब मिट्टी और हवा में घुल गया है। दूसरे मानते हैं कि ये एक शैतानी शक्ति है, एक ब्रह्म राक्षस जो घुसपैठियों की जान पर पलती है। किंवदंतियां कई हैं, लेकिन नतीजा एक ही है। जो जंगल की पवित्रता का अपमान करते हैं वो गायब हो जाते हैं। हवा खुद उनकी हल्की भूली हुई चीखें सागवान और साल के पेड़ों के पत्तों की सरसराहट के बीच ले जाती लगती है। आसपास रहने वाले गांव वालों ने बहुत पहले ही सीख लिया था कि सूर्यास्त के बाद दूर रहना चाहिए। उन्हें पता था कि जंगल के अपने नियम हैं, अपनी भूख है। ये ऐसी जगह थी जहां तर्क मर जाता था और लोक कथाएं पनपती थी। जंगल की शोहरत एक पैल्पेबल चीज थी, डर का एक पर्दा जो शाम होते ही पास के गांवों पर छा जाता था। हवा भारी हो जाती थी, नम मिट्टी और किसी और चीज की गंध से भरी हुई, कुछ आदिम और अनसेटलिंग। पेड़ों का घनापन इतना था कि दिन की रोशनी भी मुश्किल से अंदर पहुंच पाती थी, जिससे जंगल का फर्श हमेशा धुंधलके में डूबा रहता था। दिन में भी सन्नाटा डरावना था, जो सिर्फ किसी अजीब पक्षी की अचानक आवाज या किसी अदृश्य वजन के नीचे टहनी के टूटने से टूटता था। पेड़ों के बीच से जाने वाले रास्ते बदलते और घूमते हुए लगते थे, जो लापरवाह लोगों को इसके सबसे गहरे, सबसे काले दिल में ले जाते थे। एक ऐसी भूल भुलैया जहां से कोई बच नहीं सकता था। ये वो जगह थी जहां सीनियर फॉरेस्ट रेंजर रमेश कुमार तैनात थे। उन्होंने सभी कहानियां सुनी थीं। बेशक उन्होंने गांव वालों की डरावनी कहानियों को धैर्य से सुना था, सिर हिलाते हुए, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया था। वो विज्ञान के आदमी थे, तर्क के। वो वही मानते थे जो वो देख सकते थे, छू सकते थे और साबित कर सकते थे। उनके लिए 17 लापता लोग जानवरों के हमलों या खतरनाक इलाके में भटक जाने के दुर्भाग्यपूर्ण मामले थे। शाप और आत्माएं उनके आधिकारिक फील्ड मैनुअल का हिस्सा नहीं थीं। वो जंगल को एक चुनौती मानते थे, एक शानदार लेकिन खतरनाक पहेली जिसे मैनेज करना था, न कि एक अलौकिक इकाई जिसे डरना था। उन्हें जल्द ही पता चलने वाला था कि वो कितने गलत थे। रमेश अनुशासन और अनुभव से बने एक आदमी थे। वन सेवा में 20 सालों ने उन्हें मजबूत बना दिया था। वो भावनाओं या लोकल गपशप से आसानी से प्रभावित नहीं होते थे। उनकी दुनिया गश्ती मार्गों, वन्यजीव जनगणना डेटा और शिकार विरोधी अभियानों की थी। वो जंगल का सम्मान उसके टैंगेबल खतरों के लिए करते थे। तेंदुए जो उसकी छाया में घूमते थे, पत्तों के ढेर के नीचे छिपे जहरीले सांप, अचानक आने वाली बाढ़ जो एक सूखी खाई को रेजिंग टॉरेंट में बदल सकती थी। लेकिन एक शाप, वो तो बच्चों की कहानी थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक अनुभवी अधिकारी के लिए नहीं। उनका मानना था कि हर रहस्य का एक तर्कसंगत स्पष्टीकरण होता है, जो एक स्पष्ट और स्थिर दिमाग द्वारा अनकवर होने का इंतजार कर रहा होता है। उनका दिमाग उतना ही स्थिर था जितना उनके चौकी के बाहर का पुराना ओक का पेड़। एक उमस भरी शाम को, जैसे ही सूरज क्षितिज पर ढल रहा था, वायरलेस रेडियो की कर्कश आवाज ने उनके ऑफिस की शांति भंग कर दी। दूसरी तरफ की आवाज फ्रैंटिक थी। एक गांव के बुजुर्ग बता रहे थे कि 3 युवक उसी दिन पहले जंगल में गए थे और वापस नहीं लौटे थे। वे दुर्लभ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने गए थे, चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए। बुजुर्ग की आवाज में ड्रेड था। उन्हें यकीन था कि जंगल ने 3 और लोगों को अपना शिकार बना लिया था। रमेश ने सुना, उनका चेहरा पेशेवर शांति का मुखौटा था। उन्होंने बुजुर्ग को आश्वासन दिया कि सुबह होते ही एक सर्च पार्टी का आयोजन किया जाएगा। लेकिन बुजुर्ग ने विनती की, वे सिर्फ लड़के हैं रमेश साहब, जंगल उन्हें सुबह तक खा जाएगा। रमेश के चेहरे पर निराशा की एक झलक दिखाई दी। वो इस डर से थक चुके थे, इस क्रिपलिंग अंधविश्वास से जो लोगों को स्पष्ट रूप से सोचने से रोकता था। वो इसे अपना कर्तव्य मानते थे कि न केवल जंगल की रक्षा करें, बल्कि लोगों को उनकी अपनी अज्ञानता से भी बचाएं। उन्होंने एक फैसला लिया, एक साहसिक फैसला। वो खुद अंदर जाएंगे आज रात।
वो इन लड़कों को ढूंढेंगे, उन्हें वापस लाएंगे और सभी को साबित करेंगे कि कोई राक्षस नहीं है, केवल वही है जो उन्होंने अपने दिमाग में बनाए हैं। उन्होंने अपनी हाई पावर्ड टॉर्च, अपनी सर्विस रिवॉल्वर और अपनी मजबूत पुरानी महिंद्रा जीप की चाबियां पकड़ी। वो इस तथाकथित शाप का सामना करेंगे और इसे नॉनसेंस साबित करेंगे। चौकी पर उनके सहकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। सर, ये सुरक्षित नहीं है, एक जूनियर अधिकारी ने आग्रह किया। सुबह का इंतजार करें, हम एक पूरी टीम के साथ जाएंगे। रमेश ने बस अपना सिर हिलाया। डर असली खतरा है वहाँ, उन्होंने जवाब दिया। उनकी आवाज दृढ़ थी। अगर मैं इंतजार करता हूँ तो ये कहानियों को और शक्ति देता है। मुझे उन्हें दिखाना होगा कि डरने की कोई बात नहीं है। उन्हें दृढ़ विश्वास का एक उभार महसूस हुआ। ये सिर्फ एक बचाव मिशन से कहीं ज्यादा था। ये अंधविश्वास के अंधेरे के खिलाफ एक धर्म युद्ध था। वो तर्क की रोशनी थे और वो उस रोशनी को जंगल के तथाकथित रहस्य के दिल में ले जाएंगे। उनकी जीप का इंजन गरज उठा, रात के बढ़ते सन्नाटे के खिलाफ एक डिफायंट आवाज। जीप की हेडलाइट्स ने घने अंधेरे में दो किरणें काटीं। रात में जंगल तुरंत अलग महसूस हुआ। पेड़ों की जानी पहचानी आकृतियां भयानक सिलुएट में बदल गईं। हर आवाज मैग्नीफाइड हो गई। सूखी पत्तियों पर टायरों की चरमराहट, नाइट जार की पुकार, कीड़ों का लगातार गुनगुनाना। रमेश और गहरे अंदर चला गया, उस हल्की सी पगडंडी का पीछा करते हुए जिसके बारे में कहा जाता था कि लड़के उसी से गए थे। वो केंद्रित था, उसकी इंद्रियां पूरी तरह से उन पर नजर रखने के लिए अलर्ट थीं। लगभग 1 घंटे बाद उसने रास्ते के किनारे कुछ चमकता हुआ देखा। उसने जीप रोकी और बाहर निकला। उसके जूते नरम मिट्टी में धंस गए। ये एक स्टील की पानी की बोतल थी, निश्चित रूप से लड़कों में से किसी की। पहला सुराग। लेकिन कुछ गलत था। वह घुटनों के बल बैठा, अपनी टॉर्च की रोशनी बोतल के आसपास की जमीन पर डाली। मिट्टी काली और चिपचिपी थी। उसने उसे छुआ। ये खून था और ये ताजा था, बहुत सारा। ऐसा लग रहा था कि यह ठीक ऊपर एक नीची टहनी के पत्तों से टपक रहा था। उसने अपनी रोशनी ऊपर की ओर की। पत्तियां एक मोटे गहरे लाल रंग के पदार्थ से ढकी हुई थीं जो धीरे धीरे रिस रहा था, जैसे रस नीचे जमीन पर मोटी बूंदों में गिर रहा था। ये जानवरों का हमला नहीं था। कोई हंटी ऐसा दृश्य नहीं छोड़ता। उसके पेट में एक ठंडी गांठ बनने लगी। उसने अपनी रोशनी से इलाके को स्कैन किया और तभी उसने देखा, कुछ फीट दूर झाड़ियों के बीच पड़ा हुआ एक कटा हुआ हाथ था। ये काला जला हुआ था, उंगलियां पंजे की तरह मुड़ी हुई थी, जैसे उसने अपने आखिरी पलों में कुछ पकड़ने की कोशिश की हो। रमेश, तर्क का आदमी, ने डर की पहली असली थरथराहट महसूस की। ये सामान्य नहीं था, ये स्पष्टीकरण से परे था। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली। ठंडी स्टील उसके हाथ में एक छोटा सा आराम दे रही थी। वह आगे बढ़ा, उस दिशा का पीछा करते हुए जिधर हाथ इशारा कर रहा था। रास्ता और भी ग्रोटेस्क हो गया। उसे फटे हुए कपड़ों के बिखरे हुए टुकड़े, खून से लथपथ मिट्टी के और भी पैच, और फिर हड्डियों का ढेर मिला। वे पूरी तरह से साफ थीं, लगभग पॉलिश की हुई और अनसेटलिंग रूप से पुरानी लग रही थी। फिर भी उसे पता था कि लड़के केवल कुछ घंटों से लापता थे। उसे डर का एक बढ़ता हुआ एहसास हुआ, एक ऐसा एहसास कि उसे अदृश्य आंखों से देखा जा रहा है जो चारों तरफ से उस पर दबाव डाल रहे थे। हवा खराब हो गई, सड़ांध और कुछ तीखी और जली हुई गंध से भारी हो गई। उसकी टॉर्च की किरण पेड़ों के बीच नर्वसली नाच रही थी, फ्रैंटिक, उछलती हुई छायाएं बना रही थी। उसे अपने पीछे एक उपस्थिति महसूस हुई, तापमान में अचानक गिरावट जिसने उसके हाथों के बालों को खड़ा कर दिया। वह घूम गया, रिवॉल्वर उठाए हुए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंतहीन शांत पेड़। लेकिन उसने कुछ सुना था, एक हल्की गीली घिसटती हुई आवाज। वह अब सिर्फ एक रेंजर नहीं था जो बचाव मिशन पर था, वह शिकार था जिसे एक ऐसी बुद्धिमत्ता द्वारा बिछाए गए जाल में और गहराई तक खींचा जा रहा था जो उसकी कल्पना से कहीं अधिक पुरानी और अधिक मैलेवोलेंट थी। जंगल अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वह एक हंटी था। वह घिसटती हुई आवाज का पीछा करते हुए चला। उसका दिल एक फंसे हुए पक्षी की तरह उसकी पसलियों से टकरा रहा था। सड़ांध की बदबू हर कदम पर तेज होती जा रही थी, जिससे उसे लगभग उल्टी आ गई। एक खुले स्थान से उसने उसे देखा, एक डिलैपिडेटेड लकड़ी की झोपड़ी मुश्किल से खड़ी, काई और लताओं से ढकी हुई। ऐसा लग रहा था कि यह 1 सदी से वहां थी। धुआं या शायद एक बदबूदार धुंध एक मेकशिफ्ट चिमनी से आलस्य से ऊपर उठ रही थी। यही स्रोत होना चाहिए, यहीं पर जवाब थे। वह सावधानी से आगे बढ़ा, उसकी इंद्रियां उसे वापस मुड़ने, भागने के लिए चिल्ला रही थीं,
लेकिन उसका कर्तव्य, उसका जिद्दी अभिमान उसे आगे धकेल रहा था। उसने एक गंदी, टूटी हुई खिड़की से झांका। अंदर का दृश्य देखकर उसके खून जम गए। छोटा कमरा एक अकेली, टिमटिमाती लालटेन से रोशन था, जिससे लंबी, ग्रोटेस्क छायाएं बन रही थीं। कमरे के केंद्र में 3 आकृतियां एक खुरदरी लकड़ी की मेज के चारों ओर बैठी थीं। वे लापता लड़के थे, लेकिन वे जीवित नहीं थे। उनकी आंखें खुली हुई थीं, दूधियां और खाली। उनके शरीर अननेचुरल स्थितियों में मुड़े हुए थे, अंग असंभव कोणों पर मुड़े हुए थे। उनकी त्वचा पीली और मोमी थी, जैसे पुरानी मोमबत्तियां। वे लाशें थीं, फिर भी वे हिल रहे थे, धीरे धीरे, यांत्रिक रूप से। उनके सिर एक तरफ से दूसरी तरफ लुढ़क रहे थे और उनकी भुजाएं एक जर्की, रिपेटिटिव गति में ऊपर नीचे हो रही थीं, जैसे कि वे किसी अदृश्य स्वामी द्वारा नियंत्रित कठपुतलियां हों। रमेश को मतली की एक लहर महसूस हुई। वह खिड़की से पीछे हट गया। उसकी सांसें हाँफ रही थीं। यह असंभव था। यह प्रकृति के हर नियम को धता बता रहा था, जिसे वह पवित्र मानता था। वह तर्क का आदमी था, लेकिन वह जो देख रहा था वह शुद्ध, मिलावट रहित पागलपन था। उसने इसे तर्क संगत बनाने की कोशिश की। किसी प्रकार का विष, हवा में एक हैलुसिनोजन। लेकिन मौत की बदबू बहुत असली थी। बॉडीज का ट्विचिंग दृश्य बहुत विविड था। उसने अपने करियर में कई बार मौत देखी थी, लेकिन यह उसका मजाक था। यह एक अपमान था। वह जानता था कि उसे छोड़ देना चाहिए, इस हॉरर की रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन एक मॉर्बिड जिज्ञासा, समझने की ज़रूरत उसे वहीं रोके हुए थी। उसने खुद को फिर से देखने के लिए मजबूर किया। उसकी आंखें झोपड़ी के अंधेरे कोनों को स्कैन कर रही थीं। उसने हड्डियों के ढेर देखे, खाली आंखों वाले खोपड़ियां जो उसे देख रही थीं, और अधिक परेशान करने वाला व्यक्तिगत सामान, एक बच्चे का जूता, एक महिला का फेडेड स्कार्फ, एक पुरानी चमड़े की बटुआ। ये उन 17 लोगों के अवशेष थे जो पहले गायब हो गए थे। उन्हें जानवरों ने नहीं मारा था, उन्हें यहाँ लाया गया था, इस अपवित्र स्थान पर। जैसा कि उसने देखा, एक मृत लड़के ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी गर्दन ऑडिबल रूप से टूटी और उसकी मृत सफ़ेद आंखें सीधे उस पर टिक गईं। कब्र से परे एक मूक, जानने वाली नज़र। जंगल शापित नहीं था, ये एक कब्र थी और यह झोपड़ी उसका दिल थी। रमेश के गले में एक चीख फंस गई। मृत लड़के की आंखों से कनेक्शन ने उसकी कंपोजर को तोड़ दिया था। वह अब एक रेंजर नहीं था, वह सिर्फ एक आदमी था, डरा हुआ और अपनी गहराई से बाहर। उसने अपनी रिवॉल्वर उठाई। बैरल उसके हाथ में कांप रही थी और उसे झोपड़ी की ओर निशाना साधा। वह क्या करने वाला था? एक लाश को गोली मारना? उसने एक कदम पीछे लिया, फिर एक और। उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स आखिरकार हावी हो गईं। वह मुड़ा और भाग गया, झाड़ियों से टकराता हुआ। टहनियां उसके चेहरे पर लग रही थीं। उसे अब रास्ते की परवाह नहीं थी, वह बस बाहर निकलना चाहता था। उसके पीछे उसने झोपड़ी के दरवाजे के खुलने की चरमराहट सुनी। उसके बाद वही गीली, घिसटती हुई आवाज, लेकिन अब तेज और करीब। वह अपनी घबराई हुई शरीर की पूरी ताकत से भागा। जंगल, जिसे वह कभी इतनी अच्छी तरह से जानता था, एक विदेशी परिदृश्य बन गया था। पेड़ हिलते हुए लग रहे थे, उसका रास्ता रोक रहे थे। जड़ें जमीन से निकलकर उसे ठोकर मार रही थीं। हवा मोटी और भारी थी, जिसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वह उसे अपने पीछे सुन सकता था, गति बनाए हुए एक अथक शफलिंग पीछा। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसे पता था कि वह क्या देखेगा। उसने अपने रेडियो के लिए टटोलना शुरू किया, मदद के लिए बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल स्टैटिक मिला, एक कठोर क्रैकलिंग आवाज जो उसकी निराशा का मजाक उड़ा रही थी। वह अकेला था। जंगल ने उसे अलग कर दिया था, उसे तर्क और सुरक्षा की दुनिया से काट दिया था, जिसे वह हमेशा जानता था। वह एक छोटे से खुले स्थान में घुस गया और घूम गया। उसकी पीठ एक विशाल बरगद के पेड़ से लगी हुई थी। उसे एक स्टैंड लेना था, वह उसे पछाड़ नहीं सकता था। उसने अपनी रिवॉल्वर दोनों हाथों से उठाई, अपने सामने के अंधेरे को स्कैन करते हुए अपनी एम को स्थिर करने की कोशिश की। एक पल के लिए सन्नाटा था, एक पूर्ण बहरा कर देने वाला सन्नाटा। फिर एक आकृति छाया से उभरी। वह लड़कों में से कोई नहीं था, वह कुछ लंबा और इमेशिएटेड था। उसके अंग अननेचुरली लंबे और पतले थे। उसका चेहरा छाया का एक ब्लर था, लेकिन वह उस पर अपनी प्राचीन मेलेवोलेंट नजर महसूस कर सकता था। घिसटती हुई आवाज इसी चीज से आई थी। यह कठपुतली था, जंगल की आत्मा। शाप देह में बदल गया। तुम कौन हो? रमेश चिल्लाया। उसकी आवाज टूट रही थी। आकृति ने जवाब नहीं दिया। उसने बस एक लंबी पतली बांह उठाई और उस पर उंगली उठाई।
उसके चारों ओर के अंधेरे से 3 मृत लड़के खुले स्थान में घुस गए। उनकी हरकतें जर्की और पपेट लाइक थीं। उनकी मृत आंखें उस पर टिकी हुई थीं। वे करीब आने लगे। उनके हाथ फैले हुए थे। रमेश ने एक डिफाइंट दहाड़ मारी और अपनी रिवॉल्वर चलाई। एक गोली, फिर दूसरी और तीसरी, जब तक बंदूक खाली नहीं हो गई। गोलियां लड़कों के आर पार हो गईं, जैसे वे धुआं हो। कोई असर नहीं हुआ। वे बस आते रहे। रमेश ने बेकार बंदूक गिरा दी। उसका तर्क विफल हो गया था। उसकी हिम्मत विफल हो गई थी। जंगल जीत गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी नियति को स्वीकार करते हुए, जब ठंडे मृत हाथों ने उसे पकड़ लिया। अगली सुबह सतपुड़ा के जंगल में एक पूरी सर्च पार्टी दाखिल हुई। उन्हें रमेश की जीप पगडंडी के किनारे खड़ी मिली। उसके दरवाजे अभी भी खुले थे। उन्होंने उसके निशानों का पीछा करते हुए जंगल में गहराई तक गए। उन्हें फेंकी हुई पानी की बोतल और सूखे खून के धब्बे मिले। उन्हें एक छोटे से खुले मैदान की धूल में उसकी खाली रिवॉल्वर पड़ी मिली। उन्हें खर्च हुए कारतूस भी मिले। लेकिन सीनियर फॉरेस्ट रेंजर रमेश कुमार का कोई निशान नहीं था। न कोई लाश, न कोई हड्डी, न उसकी वर्दी का एक टुकड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने उसे पूरा निगल लिया हो, ठीक वैसे ही जैसे उसने उससे पहले 17 आत्माओं को निगल लिया था। वह 18वां बन गया था। आधिकारिक रिपोर्ट में उसे लापता, प्रोबेबल रूप से मृत बताया गया, जिसमें प्रोबेबल एनिमल अटैक का हवाला दिया गया। उसके सहकर्मी, वे लोग जो उसकी बहादुरी और तर्क का सम्मान करते थे, हैरान थे। वे यह नहीं समझा सकते थे कि इतना अनुभवी रेंजर बिना किसी निशान के कैसे गायब हो सकता है। गांव वाले हालांकि सच्चाई जानते थे। उन्होंने ग्रिम समझ में अपने सिर हिलाए। जंगल ने एक और को अपना शिकार बना लिया था। रमेश, वह आदमी जो विश्वास नहीं करता था, उसे सबसे अंतिम तरीके से विश्वास दिलाया गया था। उसका नाम लापता लोगों की फुसफुसाती सूची में जोड़ा गया। एक कॉशनरी टेल जो चौड़ी आंखों वाले बच्चों को उस रेंजर के बारे में बताई जाती थी, जिसने जंगल की आत्मा को चुनौती दी और अल्टीमेट प्राइस चुकाया। सतपुड़ा का जंगल बना हुआ है। ये शांत और मजेस्टिक खड़ा है। उसकी कैनोपी एक ऐसे अंधेरे को छिपाए हुए है जो मानवीय समझ से परे है। झोपड़ी, अगर वह कभी फिजिकल सेंस में वास्तव में मौजूद थी, तो फिर कभी नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने अपने टेरिबल हार्ट को एक बार फिर छिपा लिया था, अगले व्यक्ति का इंतजार कर रहा था जो उसकी शक्ति पर संदेह करने की मूर्खता करेगा। फुसफुसाते जंगलों की किंवदंतियां और मजबूत हो गईं, अब बहादुर रेंजर की कहानी के साथ इंटरट्वाइन हो गईं, जो उसकी गहराई में चला गया था। अंधेरे से लड़ जगह का रहस्य और गहरा हो गया, यह साबित करते हुए कि कुछ सच्चाइयां और तर्क से उजागर होने के लिए नहीं होती हैं, बल्कि केवल डर की ठंडी पकड़ में महसूस की जाती है। कभी कभी दुनिया वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। कभी कभी जिन कहानियों को हम लोक कथाओं के रूप में खारिज करते हैं, वे एक डरावनी वास्तविकता की गूंज होती है। वे उन लोगों की चेतावनी है जिन्होंने सच्चाई का सामना किया और उसे बताने के लिए जीवित नहीं बचे। जंगल अपने रहस्यों को अच्छी तरह से रखता है। उस दुनिया के बीच एक सीमा की रखवाली करता है जिसे हम जानते हैं, और प्राचीन अननोवेबल हॉरर्स जो हमारी दृष्टि से ठीक परे हैं। और सतपुड़ा के दिल में हवा अभी भी पेड़ों के बीच से फुसफुसाती है। उन लोगों की हल्की भूली हुई चीखें ले जाती हैं, जिन्होंने बहुत देर से सीखा कि आपको वही विश्वास करना चाहिए जो आप देखते हैं, खासकर जब वह आखिरी चीज हो जो आप कभी देखेंगे।